मैं रणवीर सिंह टीजीटी मैथमेटिक्स टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही तहसील नीम का थाना जिला सीकर की ओर से कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान समय लॉकडाउन को देखते हुए और समय की मांग और आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए संस्था ने ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है। तो आज मैं सबसे पहले क्लास 10 की मैथ की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा 10 में जो मैथ का सिलेबस है उस सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक अपने को ये पता नहीं होगा कि अपना सिलेबस क्या है तब तक अपन उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो मैं शुरुआत करता हूं। अपनी जो कक्षा 10 की मैथ है उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 9 इकाइयों में बांट रखा है। तो मैं यहाँ 9 इकाई लिखूंगा। फर्स्ट जो इकाई है वह है वैदिक गणित। इसमें एक यूनिट को सम्मिलित किया गया है, पहली यूनिट, और उसका अंक भार है 4 अंक। सेकंड जो इकाई है वो है संख्या पद्धति। इसमें इकाई नंबर 2 को सम्मिलित किया, यूनिट 2 को सम्मिलित किया गया है और ये 3 अंक की। तीसरी जो इकाई है इसमें बीज गणित। इसमें अपनी प्रश्नावली आती हैं 3, 4 और 5, और इन तीनों का अंक भार बोर्ड ने 12 अंक निर्धारित किया है। तो ये अब अपन चौथी जो लेते हैं वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसके अंदर अपनी प्रश्नावली हैं 6, 7 और 8, और इन तीनों का जो अंक भार है वो है 11 अंक। 5 नंबर पे जो इकाई आती है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक प्रश्नावली को सम्मिलित किया गया है, प्रश्नावली 9, और इस प्रश्नावली 9 का जो अंक भार है वो है आपका 6 अंक। अब अपन नंबर 6 इकाई पे चलते हैं, ज्योमिति। इसमें प्रश्नावली सम्मिलित की गई है 10, 11, 12, 13 और 14। 5 प्रश्नावलियों को सम्मिलित किया गया है और अंक भार है इसका, इन सभी का अंक भार 20 अंक। सात नंबर पे जो इकाई है वो है अपनी क्षेत्रमिति। इसमें 2 प्रश्नावलियों को सम्मिलित किया गया है, 15 और 16, और इनका अंक भार दिया है 10 अंक। इनका अंक भार अपने को दिया गया है 10। अब 8 की अपन चर्चा करेंगे। तो सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें 2 प्रश्नावलियों को सम्मिलित किया गया है, 17 और 18। अंक भार है 10 अंक।
9 नंबर पे जो इकाई है वो है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा है और इस पे अंक बाहर लिया है आपका 4 अंक। तो कुल मिला के अपनी मैथ को 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी प्रश्नावली उनमें सम्मिलित की गई है वो मैंने यहाँ बताई है, लिखी है। इन सभी का अंक बाहर, सभी इकाइयों का अंक बाहर होता है 80 अंक। 20 अंक अपने विद्यालय स्तर पर 17 अंक के हैं। टोटल जो मैथ का भार है वो है 100 अंक। 100 अंकों की अपनी अंक बाहर होगा मैथ का, जिनमें 80 नंबर की एग्जाम बीएससीआर द्वारा और 20 अंक 17 अंक विद्यालय स्तर पर दिए जाते हैं। तो ये अपने सिलेबस की बात हुई। अब आप इस सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासें हुई थी, क्लासरूम में जो क्लासें हुई थी उनमें अपन ने मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट में मैंने बताया था कि अपन उन्हीं के ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं जिन यूनिटों का अपने पास 9th में कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। तो अपन ने वहां शुरुआत की थी क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति से अपन शुरुआत की थी और क्षेत्रमिति से ही अपन अब शुरुआत करते हैं। तो अपन क्षेत्रमिति का टॉपिक लेते हैं और मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। साफ कर अब अपन प्रश्नावली 15 स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो अपन प्रश्नावली 15 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। सबसे पहले अपने को इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले अपन 0 लेवल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्त क्या होता है, वर्त की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए अपन छोटी क्लास के बच्चों को पूछते हैं, 3rd क्लास का है, 4th का है, 5th का है, 6th का है, तो अगर उसको ये पूछे कि बेटा वर्त की परिभाषा क्या है, वर्त की परिभाषा क्या है, तो वो बच्चा तुरंत बोलेगा सर गोलाकार आकृति को वर्त कहते हैं। तो उसका लेवल उतना ही है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, क्लासें ऊपर जाती हैं, इनकी परिभाषाओं में भाषा का सुधार होता है। तो 10th क्लास के लेवल के हिसाब से वर्त की जो परिभाषा है, तो वो परिभाषा होगी इसकी। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा के लिए समतल, सभी आकृतियां समतल पे बनती हैं, तो ये अपना जो व्हाइट बोर्ड है वो भी एक समतल है। तो समतल पर एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वर्त कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा को अपन समझेंगे। समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित
बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। तो देखो इसको डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपना जो व्हाइट बोर्ड है वो एक समतल है। समतल पे अपन ने एक निश्चित बिंदु लिया, तो मैंने ये ले लिया, माना कि ये ए बिंदु एक निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु से देखो निश्चित दूरी पर माना कि अपन ने 3 सेमी निश्चित दूरी ले ली। 3 सेमी अपन ने क्या ले ली? निश्चित दूरी पर कौन सा बिंदु ले लिया? बी बिंदु ले लिया। तो देखो निश्चित बिंदु अपना क्या हो गया? ए, और निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु अपना कौन सा हो गया? बी। अब ये तो क्या है? अकेला सिंगल बिंदु है। अब अपन यहां इसकी परिभाषा में क्या लिखा हुआ? बिंदुओं के समुच्चय। तो इस 3-3 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे अपन ने बिंदुओं का समूह लिया। जैसे मान लीजिए ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, यहाँ डी बिंदु है, यहाँ ई बिंदु है, यहाँ एफ बिंदु है, यहाँ जी बिंदु है। तो ये जो बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये जो बिंदु हैं, ये एक समतल पर स्थित बिंदु ए से निश्चित दूरी पर है, मतलब 3-3 सेमी के ऊपर है ये सारे। इनकी समतल पर स्थित जो बिंदु है ए, उस पे कितनी दूरियों पर स्थित बिंदु है? ये 3-3 सेमी पर। ये 3-3 सेमी पर है। अभी आपको ये बिंदु अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इनको अगर वैसे बोले तो ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है, ये बिंदु एफ है, ये बिंदु जी है। अगर इस परिभाषा के अनुसार इन बिंदुओं का एक समूह बना दे, इनको आपस में जोड़ दें, तो देखो बी को सी से जोड़ दिया, सी को डी से जोड़ दिया, डी को ई से जोड़ दिया, ई को एफ से जोड़ दिया, एफ को जी से जोड़ दिया, जी को बी से जोड़ दिया, तो एक समतल पे एक आकृति दिखाई दे रही है आपको। इस आकृति को अपन वर्त कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करूंगा कि ये जो वर्त की जो परिभाषा है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि वर्त किसे कहते हैं, तो समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु के समूह को क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। अब वर्त की परिभाषा तो आ गई, अब इसमें अपन पढ़ेंगे वर्त में क्या क्या होता है। तो देखो इसके ऊपर अपन गौर करेंगे। तो ये तो जो निश्चित बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? निश्चित, समतल पर निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु कहाँ स्थित है? ये समतल। ये जो निश्चित बिंदु है वो समतल पे स्थित है। तो इस निश्चित बिंदु को अपन कहेंगे वर्त का केंद्र। क्या कहेंगे? वर्त का केंद्र कहेंगे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्त का केंद्र किसे कहते हैं? समतल पर स्थित निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे? वर्त का केंद्र। अब ये जो दूरी है, यानी कि बिंदु, चित्र में देखो, चित्रानुसार है ये बिंदु ए से बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इनके मध्य जो दूरी है कितनी है? 3 सेमी। इस दूरी को अपन वर्त की त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्त की त्रिज्या। तो ये वर्त की त्रिज्या कहलाएगी। देखो बात हो गई, एक तो वर्त का केंद्र, ये वर्त की त्रिज्या। अब देखो तीसरी बात, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब थर्ड बात के ऊपर अपन गौर करेंगे। तो थर्ड पे देखो, थर्ड में बिंदु बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इन सभी बिंदुओं को एक रेखा से मिलाया गया है।
क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो ये मिलाने पर जो रेखिक आकृति बन गई है, ये यानी कि इस प्रकार की इन बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखिक आकृति बनी है। तो ये जो रेखिक आकृति है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है, ये परिधि, और इसी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो अपन ने इस प्रकार वृत्त की अपन ने परिभाषा देखी, वृत्त का अपन ने केंद्र देखा, वृत्त का त्रिज्या और परिधि और परिमाप, इनकी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी है। अब ये तो वृत्त के ऊपर अपन ने चर्चा की है। अब अपनी यूनिट के ऊपर आते हैं। तो यूनिट में अपने को आगे जो टॉपिक दिया गया है, वो दिया गया है सकेंद्रीय वृत्त। एक तो अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा है, सिंगल वृत्त पढ़ा है। अब सकेंद्रीय वृत्त पढ़ेंगे। ये अपना टॉपिक था। अब 1 नंबर पे अपन ने वृत्त पढ़ा है, 2 नंबर पे अपन टॉपिक ले रहे हैं सकेंद्रीय वृत्त। जिसका बोर्ड में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 1 नंबर का। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सकेंद्रीय वृत्त यानी कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक भी अपन बोल सकते हैं। तो ऐसे वृत्त या ऐसे 2 या 2 से वो अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अपने सिलेबस में 2 ही वृत्त हैं। तो देखो इनका जो चित्र बनेगा, तो परिभाषा तो इसकी मैंने बोल दी है, और इसका ये केंद्र हो गया एक समतल पे, माना कि बिंदु ए केंद्र है। जो प्रथम वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेमी है, और ये वृत्त आ गया। दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या अपन ने 4 सेमी ले ली। ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये वृत्त हो गया। तो इन दोनों वृत्तों का ये 4 सेमी त्रिज्या है, ये 3 सेमी त्रिज्या है। इन दोनों वृत्तों का ये सर्किल फर्स्ट है, ये सर्किल 2 है। वृत्त फर्स्ट, वृत्त सेकंड। तो जो प्रथम वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी, और जो द्वितीय वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी। इनमें क्या समानताएं हैं, समानताएं क्या है, इनका केंद्र एक है। केंद्र क्या है, एक ही है। यानी कि दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो इन वृत्तों को क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। अब अपन वृत्त के सूत्रों के ऊपर गौर करते हैं। तो देखो वृत्त की परिधि, परिधि आपको परिभाषा बताई दी, परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। आर वृत्त की त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 या 3.14 लगभग। क्वेश्चन में आपको या तो 3.14 दे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो इसका मान जनरली क्या लिखते हैं, 22/7। ये वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया। दूसरा जो सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल,
वर्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वही पाई का मान 22/7 या 3.14। आर है वर्त की त्रिज्या। तो अपने को इन दो सूत्रों के याद रखना है, इन सूत्रों पे ध्यान देना है। अब तीसरी जो बात है वो अपने को क्या ध्यान में रखनी है, अनुप्रयोग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके अनुप्रयोग पर क्वेश्चन आते हैं, उनको भी अपन सम्मिलित करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें 3 नंबर अनुप्रयोग को भी अपन सम्मिलित करेंगे। 4 नंबर पे अपन लेते हैं सेकेंद्रीय वर्त का। अब इसके ऊपर सेकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल, सेकेंद्रीय वर्त का, सेकेंद्रीय वर्त में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें त्रिज्याएं 2 होती है। बड़ी त्रिज्या को अपन R1 मान लेते हैं, कितनी है 4 सेमी। छोटी त्रिज्या को अपन R2 मान लेते हैं 3 सेमी। तो सूत्र, तो क्या सूत्र हो गया, पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये तो रही बात सूत्रों की। अब अपन वर्त के ऊपर बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अपन चर्चा करेंगे। तो इनको लिखते जाना है साथ के साथ, अभी आपसे नहीं लिखा जा। अब अपन चर्चा करेंगे कि वर्त पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्त पर आधारित प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 15.1 पर आधारित, जो अपने सिलेबस में है। 1 नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है, आपको वर्त की त्रिज्या दे दी जाएगी, त्रिज्या R दे दी जाएगी, और कहा जाएगा और पूछा जाएगा कि वर्त का क्षेत्रफल या परिधि या परिमाप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये इजी टाइप का है, लेकिन फिर भी मैं इसको सम्मिलित कर रहा हूं क्योंकि ये छोटी क्लासों का क्वेश्चन है। जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा उसके अतिरिक्त अपने सिलेबस में कुछ नहीं है, और सिलेबस से ही एक्स्ट्रा मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यानी कि वर्त पर जितने भी क्वेश्चन है इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है 10th लेवल तक। तो अभी इस बात को समझना है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको वर्त की त्रिज्या दे दी जाएगी, और उस त्रिज्या के द्वारा आपको पूछ लिया जाएगा कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या वर्त की परिमिति ज्ञात कीजिए, या वर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको हल किस प्रकार से करेंगे अपन, क्योंकि वर्त पर आधारित क्वेश्चन है। तो वर्त में अगर अपने को त्रिज्या का ज्ञान है, वर्त में अपने को किसका ज्ञान है, त्रिज्या का, त्रिज्या का ज्ञान है, तो अपन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके ऊपर आधारित होंगे, फिर सूत्र के ऊपर। तो अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप सूत्र लगा देंगे पाई R स्क्वायर का, और अगर परिधि
या परिमाप पूछा जाता है तो आप सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर का। देखो इसमें आर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यहाँ जो आर आपको दी गई है वो क्वेश्चन में दी गई है, वो डायरेक्ट इसमें मान रखना है और जो पूछा जाता है वो आराम से अपन गणना के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये तो है पहला पैटर्न कि किस प्रकार से वर्क पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अब दूसरे पैटर्न की अपन बात करते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर या प्रश्न में वर्क की परिधि या क्षेत्रफल दे दिया जाएगा। और आपको वर्क की त्रिज्या या अगर परिधि यहां दे दी तो क्षेत्रफल पूछ लेगा, क्षेत्रफल यहां दे दी तो परिधि आपको पूछ लेगा। याद करवाई जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से हल करते हैं, तो अपने को मैंने बताया कि सबसे पहले आपको वर्क का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको यह देखना है कि अपने को क्वेश्चन में त्रिज्या दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर त्रिज्या आपको दी गई है तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा करके जो पूछा जाता है उसका सूत्र का उपयोग करते हुए गणना कर लेंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ाया जाए क्वेश्चन का तो आपको सीधे तौर पर प्रश्न में त्रिज्या न दे करके कुछ यानी कि या तो आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा या आपको परिधि दे दी जाएगी, उसके बाद में उससे अपने को त्रिज्या निकालनी है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको या तो परिधि दे दी जाएगी या क्षेत्रफल दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, त्रिज्या अपने पास नहीं है तो त्रिज्या ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में जिनमें त्रिज्या नहीं दी गई है त्रिज्या ज्ञात करेंगे। किसकी त्रिज्या, वर्क की त्रिज्या। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको वर्क की परिधि दी गई हुई है तो आप लिखोगे वर्क की परिधि, जो दिया गया है वो यहां लिख लेंगे, जो भी कितना दिया गया आपको। मान लीजिए वर्क की परिधि आपको 100 दे दी, 100 से। अब आप इसको हल करोगे, वर्क की परिधि को, इसको ये कथन है हिंदी में लिखा हुआ है वर्क की परिधि बराबर 100 सेमी। इसको गणितीय कथन में व्यक्त करेंगे तो वर्क की परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 100। अब अपने को तो आर का मान बताना है तो आर का मान निकालेंगे तो इसके साथ ये 2 पाई गुणा में है तो क्या हो जाएगा, इधर इस पक्ष में आएगा तो भाग लगेगा 100/2 पाई। अब अपन आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100/2 इंटू 22/7, 7 कहां से ले जाएंगे ऊपर, और इसको हल करके किसका मान पता कर लेंगे अपन, त्रिज्या का। तो त्रिज्या जब अपने पास आ जाएगी तो ये कौन से पैटर्न में चला जाएगा, फर्स्ट पैटर्न में चला जाएगा। और सीधे तौर पर सूत्र लगा करके अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, और अगर परिधि या परिमाप पूछा जाता है तो ये सूत्र लगा देंगे। तो ये हो गया आपके 2 नंबर पैटर्न। अब तीसरा जो पैटर्न अपन लेते हैं वो है अनुप्रयोग का। तो देखो अनुप्रयोग का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इनसे थोड़ा सा हट करके है। अगर क्वेश्चन का लेवल और भी हाई बढ़ाया जाए तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से अपने को हल करना होता है वो थ्योरी मैं बता रहा हूँ। अभी क्वेश्चनों को अपन बाद में हल करेंगे, पहले मैं थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने को 15.1 में ये अपने को समझना है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो होता है वर्क पर अनुप्रयोग। वर्क पर अनुप्रयोग यानी कि वर्ताकार आकृतियां, वर्ताकार
आकृतियों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? जैसे जनरली अपन देखते हैं जो पहिया होता है वो वर्ताकार होता है, ये समतल है अपना। अब ये साइकिल का पहिया मान लो या गाड़ी का पहिया मान लो, जैसे जैसे ये राउंड करता है, जैसे जैसे ये राउंड करेगा यहाँ पे, तो ये दूरी तय करता है। ये क्या करता है? दूरी तय करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? आपको याद क्या रखना है कि पहिया एक चक्कर लगाता है। पहिया क्या करता है? एक चक्कर लगाता है। तो ये जो मेरा पेन घूम रहा है, वर्त की जो क्या कहलाती है, ये परिधि, इस दूरी को तय करता है। इस दूरी को क्या करता है? तय करता है। तो अपने को एक सीधी सी बात ध्यान में रखनी है, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि होती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? जैसे एक साइकिल का पहिया ग्यारह किलोमीटर की दूरी 20 या मान लीजिए 5 चक्रों में तय करता है। यानी कि 11 किलोमीटर की दूरी या 50 चक्रों में, या 500 मान लो, 500 चक्रों में दूरी तय करता है। तो पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, या इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो देखो, ये मैंने आपको बात बताई है कि एक साइकिल का पहिया मतलब क्या होता है? वर्ताकार। तो अपना दिमाग किसके ऊपर चला जाना चाहिए? वर्त के ऊपर। और वर्त के क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी? आर की, त्रिज्या की आवश्यकता होगी। अब त्रिज्या क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा? त्रिज्या का पता करना। अब वो त्रिज्या कैसे पता करते हैं? इस बात से कि एक चक्कर में तय दूरी पहिए की परिधि होती है। एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है? पहिए की परिधि होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो देखो, एक चक्कर में तय दूरी यानी कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी कितने चक्रों में करता है? 500 में। तो आप लिखेंगे कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हुई? दूरी बटे चक्रों की संख्या। तो 11/500। एक चक्कर में तय दूरी हो गई, किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना चाहो तो कितने से गुना हो जाएगा? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और बराबर क्या आ गया? 2πr। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से गणितीय लैंग्वेज में बदल करके अपन आर का मान निकाल लेंगे। अब आर का मान निकालने के लिए 2π का इसमें क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, और इसकी गणना करके अपने ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ये मैंने आपको थ्योरी समझाने की कोशिश की गई है कि 15.1 में जो वर्क से संबंधित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को बोर्ड में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, सरल से हार्ड लेवल की ओर मैंने आपको बताया है।
3 प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका किस प्रकार से क्वेश्चन होता है, किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से गणनाएं करते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इनको अधिक समझने के लिए अपन इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों के द्वारा आपको इनको मैं समझाऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाना है और छोटा सा मैसेज करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है, मैं तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और अब अपन इस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन उनके ऊपर चर्चा करेंगे।